हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल साइंस बाय अभिसर। तो भाई आज हमारा चैप्टर है सेल। सेल बोले तो कोशिका। तो आज हम कोशिकाओं के बारे में पढ़ेंगे। इसकी डिस्कवरी किसी ने की, कितने प्रकार की सेल होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, तो उन सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। और एक बात भाई, जो हम यहाँ पे जो ये टॉपिक करा रहे हैं ना, ये 10th तक का लेवल का होता है। ठीक है, 11th-12th में इसको और डीपली पूछ लेते हैं। ठीक है, और डीपली इसको विस्तार से करेंगे। ठीक है, उसकी अलग से क्लासेस होंगी। ठीक है, इसके लिए ये 10th तक आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और 10th तक में इसी से आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं कि सेल क्या होती है। ठीक है, तो सेल क्या होती है भाई। सेल सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं, हम कोई भी वस्तु है उसको हम जीवित है या अजीवित है, मतलब लिविंग है या नॉन लिविंग है, हम कैसे पता करेंगे। किस भी आप पे हम कहेंगे कि ये लिविंग है कि ये नॉन लिविंग है। मान लीजिए ये आपकी कोई वस्तु है ए और ये कोई वस्तु है बी। ठीक है, मैं ये कह दूं कि ए लिविंग है और बी नॉन लिविंग है, तो आप कैसे डिफाइन करोगे कि ए लिविंग है। अगर ए लिविंग है तो इसके अंदर क्या होंगे भाई, सेल्स प्रेजेंट होंगी। ठीक है, सेल्स होंगी, इसके अंदर सेल्स नहीं होंगी, नॉन लिविंग है ये, नो सेल। ठीक है, सेल से आपको मैंने बताया था ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वाले चैप्टर देखा था। हमारा कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है किसी भी चीज की बनने की, एटम्स। एटम से क्या बनेगा, मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल से मिलके क्या बनेगा भाई, मॉलिक्यूल से मिलके क्या बनेगा, ऑर्गेनेल्स। ठीक है, ऑर्गेनेल से मिलके क्या बनती है, एक सेल बनती है। ठीक है, ऑर्गेनेल से मिलके क्या बनती है भाई, एक सेल बनती है। ठीक है, समझ में आई बात, एक कंप्लीट कोशिका बनती है। ऑर्गेनेल से मिलके क्या बनती है, एक कंप्लीट कोशिका होती है। ऑर्गेनेल में क्या आ जाते हैं, राइबोसोम्स हो गए, प्रोटीन्स, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सभी किस में आ जाते हैं, ऑर्गेनेल्स में आ जाते हैं। इनको अब हम आगे पढ़ेंगे जैसे जैसे हमारा चैप्टर आगे चलता जाएगा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं सेल क्या होती है। तो ये हमारी शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है भाई, स्मॉलेस्ट इकाई, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है हमारी, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। हमारे जीवन की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, सेल है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ क्या, वो कौन सी होगी भाई, सेल को बोलते हैं। ठीक है, यह फंक्शनल यूनिट भी है, फंक्शनल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कौन सी क्या कहलाएगी, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को ही बोलते हैं, कोशिका को बोलते हैं। क्यों बोलते हैं भाई क्यों, आपको पता है कि हमारे शरीर में जितने फंक्शन होते हैं उसको कहाँ होते हैं, वो सेल के अंदर होंगे। छोटी से छोटी और बड़ा सा बड़ा जो भी फंक्शन होगा वो सेल के अंदर होगा। ठीक, जैसे हमारा न्यूरॉन सिस्टम है, नर्व सेल है उसके अंदर, जो हमारे शरीर पूरी बॉडी को कंट्रोल करती है। वैसे ही एक सेल होती है, स्पर्म होगी, स्पर्म भी सेल है। स्पर्म शुक्राणु जो मेल के अंदर पाए जाते हैं, ये भी क्या होती है, सेल होती है। ये क्या करती है, जो हमारी इंफॉर्मेशन होती है ना, इंफॉर्मेशन का मीडियम है ये, एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन के अंदर जाएगी ये। किसके थ्रू, स्पर्म के थ्रू हमारी इंफॉर्मेशन जाती है। तो इसलिए इसको कहा है कि यह हमारे शरीर की स्ट्रक्चरल यूनिट और फंक्शनल यूनिट है, फंक्शनल यूनिट है। समझ में आई बात। अब बात कर लेते हैं आगे।
सबसे पहले सेल की खोज किसने की थी? आपसे ये पूछ ले कि सेल की खोज किसने की थी। ठीक है, तो सेल की खोज की थी भाई, डिस्कवरी किसने की थी सेल की? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी की थी। समझ में आई बात? सेल की डिस्कवरी किसने की? रॉबर्ट हुक ने। कब की थी ये? 1665 के अंदर। सेल की अब बात कर लेते हैं भाई, स्टडी ऑफ सेल। सेल की स्टडी को क्या बोलेंगे भाई हम? साइटोलॉजी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? साइटोलॉजी। इतनी बात समझ में आएगी? डिस्कवरी की किसने की? सेल की रॉबर्ट हुक ने 1665 के अंदर। और स्टडी ऑफ सेल क्या कहलाती है? साइकोलॉजी कहलाती है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और आप इसे नोट कर लेना वीडियो को रोक के। देखो, दो साइंटिस्ट होते हैं भाई, दो साइंटिस्ट, इनमें आप कंफ्यूज होते हो। एक होता है रॉबर्ट हुक, एक रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट हुक ने तो हमने पढ़ा है, रॉबर्ट हुक ने किसकी डिस्कवरी की थी भाई? इसने सेल की डिस्कवरी की थी, रॉबर्ट हुक ने। और रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी डिस्कवरी की थी? सेल की डिस्कवरी होने के बाद फिर एक न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई थी। पहले सेल की डिस्कवरी हुई थी, उसके बाद न्यूक्लियस की डिस्कवरी। तो रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी करी थी? न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी, जिसको हिंदी में केंद्रक बोल देते हैं। ये दो साइंटिस्ट हैं, इनमें आप कंफ्यूज होते हो, ध्यान से देख लेना आप। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है इसका कि सेल की डिस्कवरी किसने की। अगर सेल की हमसे डिस्कवरी पूछेगा तो हमारा आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक। अगर न्यूक्लियस केंद्रक की पूछेगी तो रॉबर्ट ब्राउन। इतनी बात समझ में आएगी? चलो, अब इसी के आधार पर, न्यूक्लियस के आधार पर, जो केंद्रक होता है उस केंद्रक की प्रेजेंस के आधार पर सेल को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? दो भागों के अंदर डिवाइड किया गया है। ठीक है, इस न्यूक्लियस के बेस के अकॉर्डिंग ही आधार पर सेल को कितने भागों में डिवाइड किया गया है भाई? दो भागों में। ठीक है, कौन कौन सी? एक तो यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, दूसरी होती है प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल। हिंदी में भी इनको यूकैरियोटिक बोलते हैं, हिंदी के अंदर भी इसको यूकैरियोटिक बोल देते हैं, इसको प्रोकैरियोटिक बोल देते हैं। तो यूकैरियोटिक सेल्स क्या होती है भाई? ये वो सेल होती है जिसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। यूकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस होगा, वो प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस होगा इसके अंदर। जिस सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा उसको हम बोलेंगे यूकैरियोटिक सेल। और प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस एब्सेंट होगा। अगर किसी कोशिका के अंदर केंद्रक विद्यमान नहीं है, उपस्थित नहीं है, तो वो कौन सी सेल कहलाएगी? हमारी प्रोकैरियोटिक सेल कहलाएगी। और जिसके अंदर केंद्रक विद्यमान प्रेजेंट है तो वो कौन सी सेल कहलाएगी भाई? यूकैरियोटिक सेल कहलाएगी। इतनी बात समझ में आएगी होगी आपके? अगर नहीं आई है तो दोबारा है रिपीट करता हूँ, ध्यान से देना। सेल क्या होती है? कोशिका होती है, यह हमारे शरीर की सबसे छोटी यूनिट होती है। स्ट्रक्चरल यूनिट भी इसी को बोलते हैं और फंक्शनल यूनिट भी इसको बोलते हैं, कार्यात्मक इकाई भी इसी को बोलते हैं। ठीक है, स्टडी ऑफ सेल क्या कहलाती है? स्टडी ऑफ सेल कहलाती है भाई साइटोलॉजी। ठीक है, सेल की डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। कब की थी? 1665 के अंदर। फिर न्यूक्लियस की सेल की डिस्कवरी होने के बाद फिर डिस्कवरी किसकी हुई भाई? न्यूक्लियस की हुई, केंद्रक के अंदर। ठीक है, ये न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट होता है? सेल के अंदर ही प्रेजेंट होता है।
न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, न्यूक्लियस की प्रेजेंस और एब्सेंस के आधार पर सेल को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? दो भागों के अंदर। कितने भागों के अंदर? दो भागों के अंदर। कौन कौन से? एक होगी यूकैरियोटिक सेल और दूसरी हो गई प्रोकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। ठीक है, आप नोट कर लीजिए इसको। अब हमसे पूछता है एनिमल सेल और प्लांट सेल, इनमें क्या डिफरेंस होता है? तो एनिमल सेल के बारे में जान लेते हैं। पहले तो प्लांट सेल के अंदर जानेंगे। पहले प्लांट सेल के बारे में जानते हैं, फिर उसको एनिमल सेल के बारे में पढ़ेंगे। प्लांट सेल में क्या होती है? जो सेल वॉल होती है वो प्रेजेंट होती है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है इसके अंदर। जो सेल का स्ट्रक्चर होगा उसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होगी, तभी पौधे इतने सख्त होते हैं। ठीक है, सेल वॉल प्रेजेंट किस में होगी? प्लांट सेल में। और एनिमल सेल में क्या होगी भाई? सेल वॉल एब्सेंट होगी। एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल एब्सेंट होगी। एक क्वेश्चन आता है यहां से भी कि कौन सी कोशिकाओं के अंदर सेल वॉल, कोशिका भित्ति, सेल वॉल को हिंदी में बोल देते हैं कोशिका भित्ति, सेल वॉल एब्सेंट होती है। अगर हमसे ये पूछे किस कौन सी सेल के अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एनिमल सेल हो जाएगा। और प्रेजेंट किस में होती है? प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये इनमें मेन डिफरेंस होता है प्लांट सेल और एनिमल सेल में। प्लांट सेल को हम बोल देते हैं पादप कोशिका हिंदी के अंदर, और इसको हम जंतु कोशिका, जंतु कोशिका। इतनी बात पता लगी? एग्जाम्पल से देख लो। ये हमारी सेल है, ठीक है, क्या ये सेल है? सेल के बाहर आउटर साइड में अगर ये तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, ये वाली तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, अंदर वाली इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल देते हैं भाई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ये दोनों के अंदर मिलती है, एनिमल सेल के अंदर भी होगी और इसका प्लांट सेल के अंदर भी होगी। डिफरेंस क्या है प्लांट सेल में? प्लांट सेल में जो ये जो होती है ना, ये वाली जो सेल, ये वाली आउटर सेल, ये प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, सेल वॉल होती है, सेल वॉल प्रेजेंट होगी। अब इस साइड देखो, इसके अंदर एनिमल सेल के अंदर, ये इसको एग्जांपल है, ये प्लांट सेल है, प्लांट सेल। एनिमल सेल के अंदर क्या होगी भाई? जो केवल प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, ओनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके बाहर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। तो ये हमारा इसके एनिमल सेल और प्लांट सेल के अंदर डिफरेंस था। नोट करिए आप इसे, अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा फिर रिपीट करता हूँ। प्लांट सेल में क्या होती है? सेल वॉल कोशिका भित्ति प्रेजेंट होती है, विद्यमान होती है। एनिमल सेल के अंदर कोशिका भित्ति या सेल वॉल एब्सेंट होती है। ये इसमें डिफरेंस है, आप नोट कीजिए इसको। अब हम जानते हैं भाई सेल के स्ट्रक्चर के बारे में, संरचना के बारे में। स्ट्रक्चर, संरचना, जो एक कोशिका होती है वो किन किन चीजों से मिलकर बनी होती है, उनके बारे में जानते हैं।
तो सबसे पहला प्रेजेंट होती है सेल के अंदर सेल वॉल, जिसे हम कोशिका भित्ति बोल देते हैं, कोशिका भित्ति हिंदी के अंदर। फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हम कोशिका झिल्ली बोल देते हैं, कोशिका झिल्ली। ठीक है, सेल वॉल होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, फिर इसके अंदर होता है भाई न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जिसको केंद्रक बोल देंगे। न्यूक्लियस के बाद क्या प्रेजेंट होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया के बाद क्या प्रेजेंट होगा भाई? माइटोकॉन्ड्रिया के बाद प्रेजेंट होगा ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या गोल्गी बॉडीज, लाइसोसोम्स। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है, रेटिकुलम। क्या प्रेजेंट होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हिंदी में क्या बोल देते हैं भाई? अंतःप्रदवी जालिका। क्या बोल देते हैं इसको? अंतःप्रदवी जालिका। माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया बोल देते हैं। और कौन कौन से पार्ट प्रेजेंट होते हैं भाई इसके अंदर? लाइजोसोम सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, संरचना में आते हैं लाइजोसोम। हिंदी में भी लाइजोसोम ही बोलते हैं इसको। फिर गोल्गी बॉडीज, गोल्गी बॉडीज। ठीक है, गोल्गी बॉडीज होगी, लाइजोसोम्स हो गए। फिर क्या प्रेजेंट होता है भाई? राइबोसोम्स। हाँ, राइबोसोम्स है ये, राइबोसोम्स। हिंदी में भी राइबोसोम्स बोलते हैं इसको। इतनी बात समझ में आ गई। और क्या प्रेजेंट होता है इसके अंदर? एक चीज और प्रेजेंट होती है, कौन सी? प्लास्टिड। प्लास्टिड बोल देते हैं, जिसको हिंदी में लवक बोल देते हैं, लवक। ठीक है, हिंदी में लाइजोसोम को लाइजोसोम्स ही बोल देते हैं। गोल्गी बॉडीज को गोल्गी बॉडीज बोल देते हैं और राइबोसोम्स को राइबोसोम्स बोलते हैं। ये हमारी सेल के स्ट्रक्चर में आ जाते हैं। दोबारा फिर से रिपीट कर देते हैं। सेल की स्टडी को क्या बोल देते हैं? साइटोलॉजी। स्टडी को, ठीक है। सेल की कोशिका, मतलब हिंदी में कोशिका बोल देते हैं सेल को। इसकी स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज आती है भाई सेल के अंदर? सेल वॉल प्रेजेंट होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, न्यूक्लियस होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, लाइजोसोम्स होंगे, गोल्गी बॉडीज होंगी, राइबोसोम्स होंगे, प्लास्टिड होंगे। सेल वॉल को हिंदी में कोशिका भित्ति, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कोशिका झिल्ली, न्यूक्लियस को केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया कह देते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को अंतःप्रदवी जालिका, लाइजोसोम्स को लाइजोसोम्स, गोल्गी बॉडीज को गोल्गी बॉडीज, राइबोसोम्स को राइबोसोम, प्लास्टिड को लवक बोलते हैं हिंदी के अंदर। तो ये हमारी सेल की स्ट्रक्चर है, संरचना है। इसके बारे में विस्तार से अब जानेंगे, आगे अब इनके बारे में जानते हैं। आइए चलिए नोट कर लेना वीडियो को रोक के। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग सभी ठीक ठाक होंगे, बेहतरीन होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो भाई आज हम
स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, सेल का स्ट्रक्चर, कोशिका का स्ट्रक्चर क्या होता है, संरचना, कोशिका की संरचना देख लेते हैं आज हम। ठीक है, जो सेल की जो बेसिक पार्ट, वो पार्ट 1 आपने देख लिया होगा सेल का। तो आइए शुरू करते हैं, ज्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हैं। सेल पता हमारी कैसी होती है, ठीक है, यह स्ट्रक्चर ऑफ सेल, सेल का संरचना। आप लोगों को पता ही है हमारी फंक्शनल यूनिट है लाइफ की, तो लाइफ है कार्यात्मक इकाई हमारे जीवन की है, सभी कार्य इसी के अंदर होंगे। ठीक है, तो अब हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, संरचना कैसी होती है। ठीक है, तो देखो भाई, ये हमारी सेल होती है इस तरह, सर्कुलर ओवल टाइप। ठीक है, सर्कुलर, ये ओवल टाइप होती है हमारी सेल की। ये सेल है, यूकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ते हैं, यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक सेल क्या होती है, यह वह सेल जिसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। यह हमारी सेल होती है। ओवल स्ट्रक्चर क्या होता है इसका, सर्कुलर या ओवल, सर्कुलर। अगर ओवल हो ना तो आप ओवल को प्रेफरेंस देना, सर्कुलर या ओवल। ठीक है, ये हमारी क्या होगी, सेल होगी। ये वाली मेम्ब्रेन क्या कहलाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन। ठीक है, कोशिका झिल्ली, इसके अंदर ये यहाँ पे प्रेजेंट हो गया भाई हमारा न्यूक्लियस। सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर बोल देते हैं हिंदी में इसको, न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है भाई, बताइए, न्यूक्लियोलस, सेंटर ऑफ न्यूक्लियस इज नोन एज न्यूक्लियोलस। और क्या होता है सेल के अंदर, न्यूक्लियस हो गया, यहाँ देखो ये ऐसे, इनको हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, जहां से एनर्जी बनती है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो मैं एक बार माइटोकॉन्ड्रिया। अब यहीं पे ये प्रेजेंट होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इनके ऊपर रफ क्यों होता है, क्योंकि इनके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। देखिए ना, ये राइबोसोम्स होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इधर, और ये क्या होते हैं, ये राइबोसोम्स प्रेजेंट हुए, राइबोसोम्स बोल देते हैं। ठीक है, ये प्लास्टिड होता है इसके अंदर, प्लास्टिड लवक। और क्या हो रहा है, और जो इसके अंदर का जो ये पार्ट होता है ना, ये जितना भी होता है, सेल के अंदर वाला जो पार्ट होता है ना, इस सेल के अंदर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं हम, साइटोप्लाज्म बोल देते हैं, कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म, कोशिका
द्रव्य। ये सभी इसे साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम्स हो गए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउट अगर मान ले एनिमल सेल की बात करते हैं, एनिमल सेल की, तो क्या हो जाता है, इसके ऊपर जो लेयर हो जाती है ना, इसके ऊपर सेल वाल के ऊपर वो हो जाती है, सेल वाल आ जाती है, तो हमारी वो हो जाती है। अब बात समझ में आएगी, ये इस तरह स्ट्रक्चर होता है सेल का, ठीक है। यहाँ पे भी वो क्रिस्टल प्रेजेंट होते हैं, ये ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। हमने बेसिक नॉलेज पता होनी चाहिए सेल का स्ट्रक्चर क्या है। ऐसा सेल का स्ट्रक्चर होता है, संरचना के बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। ज़्यादा इसके बारे में नहीं पढ़ना हमें, स्ट्रक्चर के बारे में ये पता होना चाहिए स्ट्रक्चर के अंदर आता क्या क्या है, तो वो हमने जान दिया। अब जो मेन टॉपिक होगा ना वो भी यहाँ से शुरू होगा। अब इनके बारे में एक एक करके इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, साइटोप्लाज्म क्या होता है, राइबोसोम, यूकैरियोटिक, समझ में आएगी। अब इनके बारे में पढ़ते हैं। आइए, ये तो आपको बेसिक पर पता होना चाहिए कि हमारे सेल में ये क्या क्या प्रेजेंट होता है, ये तो तभी इसलिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट कब हो जाता है सेल का डायग्राम, जब आप 11th क्लास में हो, 11th 12th के लिए या 10th क्लास के लिए, उसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमारे नॉर्मल बच्चों में इसमें वो ज़्यादा दिक्कत लेने वाली बात नहीं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या पढ़ेंगे, मार्कर चेंज कर लेता हूँ मैं 1 मिनट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कोशिका, नहीं पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पहले वो पढ़ेंगे सेल वॉल पढ़ेंगे, आउटर लेयर। पहले सेल वॉल के बारे में जानेंगे। सेल वॉल, हिंदी में इसको क्या बोल देते हैं, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति। सेल वॉल, सेल वॉल को हिंदी में क्या बोल देते हैं, कोशिका भित्ति। तो सेल वॉल क्या होती है भाई, यह हमारी, यह है ना, ये केवल सेल वॉल क्या होती है, यह केवल प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होती है। जो हमारी एनिमल सेल होगी ना, जंतु की जो कोशिका होगी, उसमें ये प्रेजेंट नहीं होगी। हमने पढ़ा था पिछली क्लास में, जो सेल वॉल होती है ये केवल किसके अंदर प्रेजेंट होती है, पौधों के अंदर प्रेजेंट होती है। तो लिखिए, यह केवल पौधों में प्रेजेंट होती है, पौधों में ही पाई जाती है। तथा जंतु कोशिका में, जंतु की कोशिका में नहीं मिलती। ठीक है, यह जो सेल होती है, सेल वॉल होती है, ये सेल वॉल कोशिका भित्ति बोल देते हैं जिसको हिंदी में, यह केवल प्लांट में होती है। जो हमने सेल पढ़ी थी ना, देखो ये सेल होगी, कोई भी सेल होगी, प्लांट, ये एनिमल सेल है। अगर ऐसी सेल की संरचना हो ना, ऐसी सेल हो, तो क्या कहलाएगी वो, एनिमल सेल। और इसी के ऊपर अगर ये वाली देखो, जो आउटर लेयर होगी ना, इसको हम सेल वॉल बोल देते हैं। अगर सेल वॉल प्रेजेंट है, अगर ये सेल वॉल प्रेजेंट है, तो वो सेल कौन सी कहलाएगी, प्लांट सेल। अगर सेल वॉल प्रेजेंट है तो क्या कहलाएगी, प्लांट सेल। अगर ये सेल वॉल, ये वाली जो नहीं होगी, तो तब क्या कहलाएगी, ये एनिमल सेल कहलाएगी। ठीक है, फिर ये बन जाएगी एनिमल सेल, समझ में आएगी। ये होता है प्लांट सेल। तो सेल वॉल होगी, इसका मेन काम क्या होता है, फंक्शन,
यह पौधों को, यह पौध जो सेल वॉल होती है कठोरता प्रदान करती है सेल को, मतलब सेल को सपोर्ट प्रदान करती है, ठीक है। यह पौधों को स्थिर रखने का काम करती है, स्थिर रखने का, स्थिर रखती है, पौधों को स्थिर रखती है, ठीक है। क्या करती है भाई, यह पौधों को स्थिर रखती है, कौन, सेल वॉल। इतनी बात समझ में आई। तो मिलते इसकी बनती किस किस चीज से भाई, ये किस किस चीज से बनती है, यह किस किस चीज से बनती है बताइए, पता है? नहीं पता तो मैं बताऊं। सेलुलोज सुना है? सेलुलोज, यह है सेलुलोज, सेल्यूलोज, सेल्यूलोज। एक मिनट, यह सेलुलोज का था या कार्बोहाइड्रेट से मिलके बनती है, से मिलकर बनती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि कोशिका भित्ति होती है जो सेल वॉल होती है वो किस चीज से मिलकर बनी होती है, सेलुलोज और कार्बोहाइड्रेट। समझ में आई बात? और अब ये बोलेंगे सेल वॉल क्या होती है, यहाँ से 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। सेल वॉल किस में प्रेजेंट होती है, तो बोलेंगे केवल किस में प्रेजेंट होती है, पौधों में विद्यमान होती है, ठीक है। यह पौधों को कार्य पूछेंगे तो पौधों को स्थिर रखती है। ये बनती किस किस चीज से है, ये इंपॉर्टेंट है, ये सेलुलोज या कार्बोहाइड्रेट से, नोट कीजिएगा आप इसे। तो आगे पढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं भाई सेल मेम्ब्रेन, कोशिका सेल। अब पढ़ेंगे हम सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं इसको, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल देते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कोशिका, हिंदी में क्या बोलेंगे, कोशिका झिल्ली, ठीक है। क्या बोलेंगे हिंदी में इसको, कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको सेल मेम्ब्रेन भी बोल देते हैं, इसी को लिख लो, या सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कोशिका, कोशिका झिल्ली। तो ये क्या होती है भाई, ये दोनों में प्रेजेंट होती है। क्या होती है, देखो यह सेल थी, इसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आउटर लेयर। समझ में आई बात? अगर इसके ऊपर और एक और लेयर प्रेजेंट होती है तो सेल वॉल हो जाती है। यह जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है यह पौधों में भी प्रेजेंट होती है, प्लांट्स में भी होती है और एनिमल्स के अंदर भी प्रेजेंट होती है, दोनों में प्रेजेंट होती है। कौन सी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मेन डिफरेंस क्या होता है सेल वॉल का, सेल वॉल का होता है जो केवल प्लांट में होती है, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, ये दोनों में प्रेजेंट होती है प्लांट और एनिमल के अंदर। तो अब बात कर लेते हैं आगे। लिखिए इसके बारे में, यह कोशिका का अनिवार्य भाग है।
यह कोशिका का अनिवार्य भाग है। अनिवार्य भाग क्यों है? क्योंकि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, सिलेक्टिवली परमेएबल होती है, ठीक है। इसी के माध्यम से हमारे सेल के अंदर कोई भी जो जरूरत का सामान होगा ना, अगर सेल को किसी चीज की जरूरत है, प्रोटीन की जरूरत है, किसी भी प्रोटीन की, तो केवल वो प्रोटीन को अंदर जाने देगी और किसी चीज को नहीं जाने देगी। अनावश्यक चीजों को यह सेल के अंदर नहीं जाने देती, ठीक है। मान लीजिए ये सेल है, ये प्रोटीन है और ये कोई एंटीजन, ये कोई फॉरेन पार्टिकल है, अदर पार्टिकल, ठीक है। ये इसके सेल को प्रोटीन की जरूरत है। ये यहाँ पे क्या होती है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी हमारी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। ये अंदर इसकी न्यूक्लियस हो गया, ये न्यूक्लियोलस हो गया, ठीक है। ये माइटोकॉन्ड्रिया, प्रोटीन की जरूरत है। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी ना, यह प्रोटीन को तो इसके अंदर आने देगी, ठीक है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है प्रोटीन को अंदर आने देगी। जो अदर पार्टिकल होगी ना, ये इसके अंदर जाएंगे तो ये इसको वापिस ही भेज देंगे, उनका हम नहीं आने देंगे तेरे को अंदर सेल के अंदर। ये होता है इसका कार्य, इसलिए क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल का अनिवार्य भाग है, ठीक है। चलो आगे पढ़ते हैं और इसके बारे में। यह सेल का अनिवार्य भाग हो गया, ठीक है। यह इसका नेचर कैसा होता है, यह सेलेक्टिवली परमेएबल होती है। जो बताया मैंने आपका नेचर, सेलेक्टिवली परमेएबल, जो भी बताया था, चुनिंदा पदार्थों को आने देगी, ठीक है। सेलेक्टिवली मतलब चुनिंदा प्रद्रव्य, चयनात्मक पराग में झिल्ली, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, सेलेक्टिव परमेएबल को चुन्यात्मक पराग में झिल्ली। बताया था क्या काम होता है, केवल सिलेक्टेड पार्ट को अंदर आने देगी सेल के अंदर। समझ में आई बात? ये बनी क्या, किस किस चीज से मिलकर बनती है भाई ये? अब हम इसको बनाते हैं, यहाँ मिलकर किस चीज बनती होती है, वसा और यह किस किस चीज से मिलकर बनी होती है, यह वसा तथा प्रोटीन की, वसा तथा प्रोटीन की बनी होती है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कीजिएगा एक बार वीडियो को रोक के। तो अब हम पढ़ लेते हैं भाई अगला पार्ट। अब हम अगला पार्ट क्या पढ़ेंगे, न्यूक्लियस। क्या पढ़ते हैं, न्यूक्लियस। हिंदी में क्या बोल देते हैं इसको, केंद्रक। क्या बोल देते हैं इसको, केंद्रक, ठीक है। सबसे पहले हम क्या बोलते हैं, इसकी खोज किसने की थी भाई, न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? दो साइंटिस्ट होते हैं, एक रॉबर्ट ब्राउन, एक रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी खोज की थी। किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने की थी खोज? रॉबर्ट ब्राउन नाम के साइंटिस्ट थे, उसने खोज की थी। और पहले खोज किसकी हुई थी? सेल की हुई थी। कब हुई थी? 1665 के अंदर। और फिर किसकी खोज हुई सेल की खोज के बाद? न्यूक्लियस की, ठीक है। न्यूक्लियस की खोज कब हुई थी भाई, बताइए? न्यूक्लियस की खोज हुई थी 1831 के अंदर। यह सेल का, अब इसके बारे में जानते हैं। यह सेल का, यह कोशिका का मुख्य भाग है, मेन भाग है, ये मुख्य भाग। मुख्य भाग क्यों है? सेल की जितनी भी गतिविधियां होंगी ना, सेल में जितने भी फंक्शन हो रहे हैं या जितनी भी गतिविधियां हो रही है, उन सबको कंट्रोल करने का काम किसका है? न्यूक्लियस का, केंद्रक का। इसीलिए हम इसको सेल का
क्या इसीलिए इसको हम सेल का मुख्य भाग कहते हैं और इसे हम सेल का मैनेजर भी कह देते हैं। ठीक है, यह क्या कह देते हैं इसको, मैनेजर ऑफ द सेल। इसे हम मैनेजर ऑफ सेल भी कहते हैं। या और ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं। ब्रेन ऑफ सेल, सेल का दिमाग, कोशिका का दिमाग, ब्रेन ऑफ सेल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि कोशिका के अंदर होने वाली सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, सेल का ब्रेन कह देते हैं, कोशिका का दिमाग। ठीक है, यह रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी खोज की थी। कोशिका का मुख्य भाग होता है, इसे मैनेजर ऑफ सेल भी कह देते हैं या ब्रेन ऑफ सेल भी कह देते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जितनी भी सेल के अंदर जितनी भी गतिविधियां होगी वो सभी कौन परफॉर्म करेगा? हमारा न्यूक्लियस केंद्रक परफॉर्म करेगा। ठीक है, और एक मेन भाग इसके न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है भाई? न्यूक्लियस के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है। ठीक है, डीएनए इज प्रेजेंट, उपस्थित होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या विद्यमान होता है? डीएनए। और ये आपसे ये पूछे ना, क्रोमोसोम्स क्या इसमें प्रेजेंट होते हैं? तो क्रोमोसोम्स भी इसी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर। क्रोमोसोम्स गुणसूत्र बोल देते हैं जिसको, आल्सो प्रेजेंट। ठीक है, आपसे क्या कहते हैं कि डीएनए कहाँ प्रेजेंट होता है सेल के अंदर? तो किस में बताएंगे? कोशिका के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, और न्यूक्लियस में भी एक काम है और क्या प्रेजेंट होता है? क्रोमोसोम्स होते हैं। अगर क्रोमोसोम्स वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, डीएनए के अंदर ही क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होती है, ये हम आगे पढ़ेंगे। तो ये सब नोट करने की बातें हैं, इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट कर लीजिए। वीडियो को रोक के हम आगे चलते हैं, नहीं तो वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। अब हम अगला पार्ट पढ़ते हैं भाई, सेल का। बताइए भी, नोट पीछे नोट करा था हमने, नोट किया था। नेक्स्ट चैप्टर माइटोकॉन्ड्रिया। अब हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। इसको हिंदी में भी माइटोकॉन्ड्रिया बोल देते हैं, समझ में आएगी? ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी किसने की थी? अल्टमान ने। अल्टमान ने की थी। कब की थी भाई? 1886 के अंदर, 1831 के अंदर न्यूक्लियस की और 1886 के अंदर इसकी माइटोकॉन्ड्रिया की। ठीक है, इसका काम, इस डिस्कवरी तो कर दी भाई। डिस्कवरी किसने की? अल्टमान। अगर हम ये पूछे इसका माइटोकॉन्ड्रिया जो नाम है ना, ये नाम किसने दिया था? बेंडा ने। बेंडा नाम का कोई साइंटिस्ट था, उसने इसका नाम दिया था बेंडा। बेंडा इंग्लिश में होगी, बेंडा इंग्लिश में ऐसे लिखा जाएगा, बेंडा इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं बेंडा को। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी पूछे तो किसने की थी? अल्टमान ने की थी। और माइटोकॉन्ड्रिया जो नाम है, ये नाम किसने रखा था? तो बेंडा ने रखा था। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं भाई, नाम 1896 में लिख दिया था इसने, 1898।
1896 में। समझ में आई? और पढ़ देते हैं आगे। इस ये क्या होता है, एक कोई आपसे यूं पूछे कि सेल में माइटोकॉन्ड्रिया कितने परसेंट होते हैं, तो आप ऐसे कहोगे कि 1%। नहीं, एक नहीं होता, सेल के अंदर बहुत हजारों माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। मैनी माइटोकॉन्ड्रिया एक कोशिका के अंदर लगभग कितने माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं एक कोशिका के अंदर? 1200 से 1500। से 1500 माइटोकॉन्ड्रिया विद्यमान होते हैं। ठीक है, क्यों? यह कोशिका के अंदर एटीपी का निर्माण करता है। यह एटीपी का कार्य पूछे से एटीपी का निर्माण करता है, एटीपी का निर्माण करता है। ठीक है, एटीपी क्या होती है? ऊर्जा होती है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? एडेनोसिन ट्राई फॉस्फेट। ठीक है, एटीपी का निर्माण करता है। एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का निर्माण करता है, तो इसे हम क्या करते हैं? इसे हम पावर हाउस ऑफ सेल भी करते हैं। इसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई पावर ऑफ द सेल? क्योंकि आपको पता है जो सेल में सेल को ऊर्जा जो प्रदान करती है, वो उसको ऊर्जा को प्रदान करने का काम किसका है? एटीपी बनाने का काम किसका है? माइटोकॉन्ड्रिया का होता है। ठीक है, और एक कोशिका के अंदर एक माइटोकॉन्ड्रिया नहीं प्रेजेंट होता, बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं। लगभग 1200 से 1500 के लगभग प्रेजेंट होते हैं। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, अगर आपसे ये पूछे माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी किसने की थी, तो अल्टमान ने की थी। और उसका नाम किसने रखा था? बेंडा नाम के साइंटिस्ट थे, उसने रखा था। कोशिका के अंदर 1200 से 1500 के लगभग माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। एटीपी का यह निर्माण करता है, इसीलिए हम इसको पावर ऑफ द सेल कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। एटीपी की फुल फॉर्म एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होगी। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं भाई आगे। अगर आपसे ये पूछे ना किस फॉर्म में एटीपी का निर्माण करता है, तो एटीपी के फॉर्म में करता है ऊर्जा का निर्माण। इस बात को पता होगा। ठीक है, एक चीज और, जो यहाँ होता है, यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ सेल्फ रेप्लिकेटिंग होती है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग। माइटोकॉन्ड्रिया होता है सेल्फ रेप्लिकेटिंग होती है। सेल्फ रेप्लिकेटिंग मतलब अपने आप ही इसके अंदर खुद का डीएनए प्रेजेंट होता है। वह अपने आप अपनी खुद के अलग से कॉपी मतलब अलग से कॉपी प्रोड्यूस कर लेता है, अपनी प्रतिलिपियां बना लेता है। सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है। क्यों होता है? इसका खुद का जो डीएनए होता है ना, देखो हमें किसकी जरूरत पड़ती है हमारे कॉपी बनाने के लिए? क्रोमोसोम्स की जरूरत पड़ती है, डीएनए की जरूरत पड़ती है। ठीक है, लेकिन जो सेल के अंदर जो डीएनए भी प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए प्रेजेंट होगा, उस न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? डीएनए प्रेजेंट होता है। डीएनए के अंदर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, फिर क्रोमोसोम से हमारी प्रतिलिपियां बनती है। लेकिन सभी पार्ट को तो इसकी जरूरत पड़ेगी, लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, उसका खुद का डीएनए होता है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग। वो अपने आप किसी की जरूरत नहीं होती, उसे किसी की जरूरत नहीं होती, न्यूक्लियस की जरूरत नहीं होती। इस उसके सेल्फ रेप्लिकेट अपने आप रेप्लिकेट कर लेता है। समझ में आई बात? ये होता है। अगर आपसे कोई ये पूछे जो माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए वह कैसा होता है? वह छोटा होता है और सर्कुलर होता है, स्मॉल और सर्कुलर, स्मॉल और सर्कुलर।
जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए कैसे होता है, डीएनए कैसा होता है, छोटा और सर्कुलर। और न्यूक्लियस का कैसा होता है, तंतु के आकार का होता है, लंबा है, लंबा और तंतु के आकार का। सो मैं एक बार नोट कर लीजिए आप इसको। एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा इसी के अंदर, देख यहाँ पे होता माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए, और यहाँ होता है न्यूक्लियस डीएनए। इनकी शेप पूछेंगे तो क्या बताओगे आप? जो माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए होता है ना, वह समाल होता है और कैसा होता है, सर्कुलर टाइप का डीएनए, समाल और सर्कुलर, छोटा और छोटा तथा वृत्त आकार का। इसके अंदर खुद का डीएनए प्रेजेंट था। और जो न्यूक्लियस का जो डीएनए होता है वो कैसा होता है भाई, वो लॉन्ग एंड फिलामेंट टाइप, लंबा तथा तंतु के आकार का। ये प्रेजेंट होगी, ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इसको? पावर हाउस ऑफ सेल। यह ऊर्जा का निर्माण करता है, इसलिए हम इसको पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। किस रूप में करता है? एटीपी के रूप में। ये पढ़ लिया हमने। एटीपी को क्या बोल देते हैं? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब हम आगे पढ़ते हैं भाई दूसरा, लाइसोसोम्स। इसको हम भाई क्या कहते हैं? सोसाइटल बैग बोल देते हैं, आत्महत्या की थैली, आत्महत्या की एक मिनट भाई दोस्तों, इसे हम आत्महत्या की थैली भी कह देते हैं भाई, आत्महत्या की थैली कहते हैं। ठीक है, सोसाइटल बैग ऑफ सेल। सोसाइटल बैग क्यों कहते हैं भाई? देखो, जो भी हमारी सेल के अंदर जो भी वेस्ट पदार्थ है ना, मान ले कोई भी कोशिका के अंदर कोई भी पार्ट हो गया, वो मृत हो गया, डेड हो गया, उसका पाचन करने का काम किसका है? सोसाइटल बैग का होता है। समझ में आएगी? इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली कह देते हैं। ठीक है, क्यों? ये पाचन का काम करता है सेल के अंदर। सेल को यह सेल को साफ सुथरी रखता है। इसलिए इसको एटॉमिक बॉम्ब भी बोल देते हैं सेल का। एटॉमिक बॉम्ब ऑफ सेल पूछे, एटॉमिक बम, एटॉमिक बम ऑफ सेल भी कहते हैं इसको। ठीक है, आत्महत्या की थैली होती है। इसको हम क्यों कहते हैं भाई? ये सेल को हमारी साफ सुथरी रखने का काम करता है। जितने भी डेड सेल है ना, उन सब का पाचन कौन करता है? यह पाचन का काम करता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये हमारी सेल के अंदर, कोशिका के अंदर। ठीक है, कार्य क्या है इसका? कार्य पूछ ले, बता तो दिया है वैसी बातों में हमने। यह है कोशिका के अतिरिक्त भागों का पाचन करता है, पाचन करता है। ठीक है, सेल के अंदर जो अतिरिक्त भाग बने उन सब का पाचन कौन करता है? कौन सा करता है भाई? लाइसोसोम्स करता है। ठीक है, इसके अंदर पाचन किसके थ्रू करता है? ये
इसके अंदर एक हाइड्रोलिटिक एंजाइम प्रेजेंट होता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो अपघटन का काम करता है, उनको तोड़ने का काम करता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम प्रेजेंट होता है। ठीक है, वह एंजाइम क्या होता है, वो डाइजेशन का काम करता है। समझ में आएगी लाइजोसोम्स, कितनी बात समझ में आएगी लाइजोसोम्स, इसको हम आत्महत्या की थैली बोल देते हैं। ठीक है, सुसाइडल बैग होता है, सेल को साफ सुथरे रखने का काम होता है। इसे हम एटॉमिक बम भी बोल देते हैं। सेल का कार्य क्या है, अतिरिक्त भागों को पाचन करता है। ठीक है, आत्महत्या कर ले वही इसके अंदर वो इसकी छोटी थैली, थैली के आकार का होता है, थैली के आकार का। समझ में आई बात, नोट कर लीजिए आप इसके। इस तो बार कि मेरे को नहीं आओ भाई दोस्तों, इससे बार कुछ नहीं आएगा मेरे दोस्त भाई। तो आगे चलो पढ़ते हैं। वीडियो में रोक कर लियो भाई इसको मत। ठीक है, और मेरी भाषा पर मेरी जो भाषा है उस पर कृपया ध्यान न देते हुए आप कंटेंट का मजा लीजिएगा जो मैं आप लोगों को प्रदान कर रहा हूँ। भाषा तो भाई देखा पाया हरियाणा था, हाँ अरे हरियाणा में तो हरियाणवी नहीं लगती तो फिर क्या रहा है ना। स्ट्रक्चर ऑफ सेल, लाइजोसोम्स पढ़ा है अभी। अब हम क्या पढ़ेंगे भाई, अब हम पढ़ते हैं गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी क्या पढ़ेंगे अब, गोल्गी बॉडी, गोल्गी गोल्गी बॉडीज, इसको हिंदी में लिखते हैं गोल्गी। गोल्गी बॉडी को क्या बोलते हैं, गोल इसको बोलते हैं गोल्जिका है, गोल्जिका है, गोल्जी, हाँ गोल्गी नहीं गोल्जिका है, गोल्जिका है। ठीक है, इसका भी अपना अलग फंक्शन होता है, इंपोर्टेंट रोल प्ले करती है ये भी। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं। ठीक है, देखो यह कोशिका के अंदर एक समानांतर पैरेलल रेखा के रूप में विद्यमान होती है। क्या कहना चाह रहा हूं मैं, ये जो हमारी जो सेल होती है ना, यह जो सेल होती है वो समांतर रेखा के रूप में प्रेजेंट होती है। एक सेल में किसके रूप में प्रेजेंट होती है, समांतर रेखा के रूप में। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हमारी सेल है, एक मिनट, ये हमारी सेल है। ठीक है, ये न्यूक्लियस हो गया, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियस हो गया। तो यहाँ जो देखो ये यहाँ पे इस तरह की होती है सामान्य रेखा, ये होती है भाई गोल्गी बॉडीज, गोल्गी बॉडीज। इस समांतर पैरेलल रेखा के रूप में प्रेजेंट होते हैं हमारी सेल के अंदर। समझ में आएगी बात आप लोगों को। ठीक है, इनको हम गोल्गी बॉडीज बोल देते हैं। तो लिखिएगा, नोट कीजिएगा आप लोग इसके अंदर। इसकी डिस्कवरी किसने की थी भाई, गोल्गी बॉडी की डिस्कवरी किसने की थी, कैमिलो, इसी के नाम के जैसा ये कैमिलो गोल्गी, गोल्जी। ठीक है, कैमिलो गोल्जी ने, ठीक है कैमिलो गोल्जी, इसने इसकी डिस्कवरी की थी। और कब की थी भाई, ये की थी भाई 1898 के अंदर, 1898 के अंदर कैमिलो गोल्जी ने इसकी डिस्कवरी की। ठीक है, यह समान रेखा में प्रेजेंट होता है, विद्यमान होता है, उसके रूप में आकार में प्रदान होता है।
ठीक है। इसका काम क्या होता है, कार्य, कार्य क्या होता है, इसका मेन फंक्शन क्या होता है गोल्गी बॉडीज का, यह जो कार्बोहाइड्रेट स्टोरिंग का काम करता है, स्टोर का, किसको, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स। जो हमारे जो सेल के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट जिसको हम वसा भी बोल देते हैं, और प्रोटीन होते हैं, उन सबको स्टोर करने का काम किसका है, गोल्गी बॉडीज का। समझ में आएगी बात आपको, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट स्टोर क्यों, इमरजेंसी यूज के लिए, स्टोर इमरजेंसी फॉर, स्टोर का काम करता है ये फॉर इमरजेंसी यूज, आपातकालीन सिचुएशन के लिए। मान ले हमारे अंदर एक अचानक से एनर्जी लेवल लो हो गया, ठीक है, हमने खाना नहीं खाया, सेल को पर्याप्त न्यूट्रिशन नहीं मिला, तो जो स्टोर किया हुआ ना गोल्गी बॉडीज के, जो जो गोल्गी बॉडीज ने जो अपने अंदर कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन को स्टोर किया है, उसको लेकर हमारी सेल को एनर्जी प्रोवाइड करेगी। इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, इसलिए इसका मेन काम यह होता है, ठीक है। और एक नोट करने की बात है, इसको क्या कहते हैं, इसको भाई पुलिसमैन ऑफ द सेल या ट्रैफिक कंट्रोलर भी बोल देते हैं। इसे हम पुलिसमैन ऑफ सेल या ट्रैफिक कंट्रोलर ऑफ द सेल भी बोल देते हैं। किसको कहते हैं भाई, गोल्गी बॉडीज को, गोल्जी काय को, ठीक है। इससे बाहर कुछ नहीं आने का, ठीक है। आपने जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिए ना, उसको उठा के देख लेना और इसको मिला के देख लेना, इसी के अंदर से मिलेगा सेल के अंदर जो भी आएगा, ठीक है। और जो ये बोलते हैं ना, वो नेट का एक अलग लेवल होता है, उसकी उसकी बात छोड़ो आप ना, अभी जो लेवल करा रहा हूँ मैं ये आपको, ये जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो गए, जैसे कि दिल्ली पुलिस हो गया, या हरियाणा के कोई एग्जाम हो गया, स्टेट एग्जाम हो गया, बिहार का कोई साइंस वो हो गया, उसके अंदर जो साइंस आएगी ना सर, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। डीएसएसबी में मान लो, ठीक, स्टेट सीट क्लियर है, उल्टा है, टेंशन बढ़ लेने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। तो नोट कर लीजिए इसको, अब हम आगे पढ़ेंगे भाई राइबोसोम्स। अब हम पढ़ेंगे राइबोसोम्स। क्या पढ़ेंगे, राइबोसोम्स, ठीक है। राइबोसोम्स, इसकी डिस्कवरी किसने की थी भाई, जेई पैलेट ने, ठीक है। इसकी डिस्कवरी की जॉर्ज एम पैलेट, कब की थी ये, 1931 में एनिमल सेल में इसकी